नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत और इसी पुस्तक का पाठ 2 स्वतंत्रता। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता जरूरी क्यों होती है, स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं और स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है। इन विषयों को लेकर हमारा ये वीडियो है। मानव इतिहास ऐसे बहुत से उदाहरणों से भरा पड़ा है जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने कुछ लोगों पर अधिकार किया, उन्हें अपना गुलाम बनाया और फिर लंबे समय तक उनका शोषण किया, लेकिन बाद में इसी गुलामी के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त किया। प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका सीधा सा उत्तर तो यही है कि लोग अपने जीवन और अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं करना चाहते हैं, अर्थात लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं। वे किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। वे नहीं चाहते कि कोई उन पर मनमाना शासन करे। एक उम्र के बाद तो बच्चे भी अपने माँ बाप के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। वे एक स्वतंत्र आसमान में उड़ना चाहते हैं जहां वे अपने भाग्य का फैसला खुद कर सकें। वास्तव में स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता है या जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बिना भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। जब भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की है किसी व्यक्ति ने, तो व्यक्ति ने उसके लिए संघर्ष किया है और अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त किया है। बाल गंगाधर तिलक ने तो यहां तक कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, यह जानने के लिए नेल्सन मंडेला के बारे में जानना जरूरी है। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में 1918 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका लंबे समय तक रंग भेद की नीति का शिकार रहा है। वहाँ गोरे लोग काले लोगों के साथ चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। ये गोरे लोग वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि किसी ज़माने में भारत की तरह अफ्रीका में व्यापार करने के लिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहाँ के काले लोगों को अपना गुलाम बना लिया और फिर वहाँ के शासक बन बैठे। बाद में इन्होंने इन्हीं काले लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। काले लोगों के लिए रेलगाड़ियों में अलग डिब्बे होते थे, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए अलग स्कूल होते थे, रहने के लिए अलग बस्तियाँ होती थी जहाँ का जीवन नरक के समान होता था। जहाँ पर गोरे लोग रहते थे वहाँ साफ साफ लिखा होता था कि यहाँ काले लोगों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि यहाँ काले लोग प्रवेश नहीं कर सकते। यह एक ऐसा भेदभाव था जो किसी भी तरह से सही नहीं था। नेल्सन मंडेला ने, जो स्वयं काले थे, रंगभेद की इस नीति का विरोध किया। इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल की अंधेरी कोठरियों में बिताई। कल्पना कीजिए कि अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए अपनी जवानी के 28 साल खत्म कर देने का मतलब क्या होता है। 28 साल तक अपने दोस्तों को छोड़ देना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना छोड़ देना, अपना मनपसंद संगीत सुनना छोड़ देना, जीवन का अंग रहे त्योहारों को मनाना छोड़ देने का क्या मतलब होता है। जरा सोच कर देखिए कि अगर आपको 28 साल तक जेल में बंद कर दिया जाए तो आपके लिए उन 28 सालों का क्या महत्व होगा। आपको यह सब छोड़ना पड़ जाए क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप पर क्या बीतेगी। सोचकर देखिए कि आपको जेल में बंद कर दिया जाए जहां आपको यह भी पता न हो कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा, तो आप पर क्या गुजरेगी। किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी होती है, यह बात नेल्सन मंडेला ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए अपनी जवानी के 28 साल जेल की कोठरियों में बिताए थे। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हिंदी में कहें तो स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा में रंगभेद शासन के खिलाफ अपने संघर्ष को, दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा सहे गए अपमान को, कठिनाइयों को और पुलिस के अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक और मामला म्यांमार में हुआ, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, आजकल उसको म्यांमार कहा जाता है। वहां सेना का शासन था और वहां के लोग इस सैनिक शासन से काफी दुखी थे, क्योंकि सेना के शासन में लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। ऐसे देश में सेना का मनमाना शासन होता है। इस सैनिक शासन का वहां के नेता आंग सान सू की ने जबरदस्त विरोध किया। इस विरोध के कारण उनको उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। उन्हें उनके बच्चों से भी अलग कर दिया गया। जब इंग्लैंड में उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तो उन्हें अपने पति से भी मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड चली गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना मुश्किल हो जाएगा। आंग सान सू की ने अपनी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, हिंदी में कहें तो भय से मुक्ति, में अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखा है। अर्थात उनका मानना है कि जिस दिन वे आज़ाद होंगी उस दिन उसके देश के लोग भी आज़ाद हो जाएंगे। उनका कहना है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए डर पर विजय पाना जरूरी है। वह कहती है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति डर से मुक्ति है, क्योंकि भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। उनका यह भी कहना है कि हमें सत्ता के व्यवहार से नहीं डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में भी हमें नहीं डरना चाहिए। इसी स्वतंत्रता के लिए भारत के लोगों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। प्रश्न यह पैदा होता है कि जिस स्वतंत्रता के लिए लोग बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वास्तव में वह स्वतंत्रता क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि अपनी इच्छा से कुछ भी करना स्वतंत्रता है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, या क्या वह बंधनों में बंधा हुआ है? तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ भी, वास्तव में स्वतंत्रता क्या है कि अपनी इच्छा से कुछ भी करना है, तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जानने से पहले स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी कहते हैं, और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर, LIBER से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बंधन का न होना। किसी भी प्रकार के बंधन का न होना। ध्यान से सुनिए आप कि स्वतंत्रता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब है कि किसी भी प्रकार के बंधन का न होना। अतः स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकता है। शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकता है। लेकिन यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है? क्या व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है? यदि यह मान लिया जाए कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, तो इसका अर्थ तो यह होगा कि वह किसी की भी हत्या कर सकता है, चोरी डकैती कर सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है। और यदि ऐसा सब कुछ होने लग गया तो इससे सारे समाज में अस्त व्यस्तता फैल जाएगी। फिर ना किसी का जीवन सुरक्षित होगा और ना किसी की संपत्ति सुरक्षित होगी। ऐसी स्थिति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी और कमजोर लोगों के लिए समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं और जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। व्यक्ति को वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं और जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। स्वतंत्रता का अर्थ उस स्थिति से भी है जो एक व्यक्ति को अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर दे। वास्तव में एक स्वतंत्र समाज
वह समाज होता है जो अपने लोगों को कम से कम प्रतिबंधों या बंधनों के साथ अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने में समर्थ बनाए। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने स्वतंत्रता की जगह स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और राज। स्व का अर्थ होता है स्वयं के ऊपर या अपने ऊपर, और राज का अर्थ होता है शासन, अर्थात अपने ऊपर अपना शासन। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वराज शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता की मांग के लिए किया गया था, इसलिए उस समय स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नारा बन गया था। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है, जब हम स्वयं के ऊपर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज आता है। उनका कहना था कि स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। टी.एच. ग्रीन ने कहा है, स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं, तथा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो उपभोग करने योग्य है। टी.एच. ग्रीन के कहने का मतलब साफ है कि वही काम करना स्वतंत्रता है जो काम करने योग्य है, और जो काम करने योग्य नहीं है उनको करना स्वतंत्रता नहीं। उदाहरण के लिए चोरी करना, गाली देना करने योग्य काम नहीं है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसको करने की वह इच्छा रखता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्तियों की वैसी ही स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसको करने की वह इच्छा रखता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्तियों की वैसी ही स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है तो उसे दूसरे व्यक्तियों को भी वह काम करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों या प्रतिबंधों का न होना नहीं है। वास्तव में हम ऐसी दुनिया में रह सकते हैं, वास्तव में हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन या प्रतिबंध न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत होती है। यदि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो तो समाज में अस्त व्यस्तता की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर छोटी बड़ी बातों को लेकर लोगों को आपस में लड़ते देखते हैं, जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय गुस्सा आना जब आपको कोई साइड ना दे, पार्किंग में जगह न मिलने पर झगड़ना, ज़मीन या मकान के लिए लड़ाई करना, किसी खास फिल्म को दिखाई जाने पर असहमति। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, और कई बार यह संघर्ष हिंसा में बदल जाता है जिसमें जान माल की भारी हानि होती है। इसलिए समाज को हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए और विवाद से निपटने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूरी अपनाना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते रहते हैं, दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम आज़ादी के साथ और कम से कम प्रतिबंधों के साथ रह सकते हैं। एक आदर्श समाज में लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका होता है। लेकिन ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए भी तो कुछ प्रतिबंधों की जरूरत होती है। कभी कभी हमें लग सकता है कि हम उन सबको या हम उन सब का विरोध करें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को नहीं मानते या हमसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार गलत भी लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए जो एक समूह के विचारों को दूसरे पर थोपने से रोक सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सभी के लिए समान होती है। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता का प्रयोग केवल समाज में रहकर ही किया जा सकता है, समाज से बाहर नहीं। और व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो उचित हों और जो
करने योग्य हों और व्यक्ति को वे काम नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों को कोई नुकसान पहुंचे। बात करें स्वतंत्रता के प्रकारों की, तो स्वतंत्रता के कई प्रकार हो सकते हैं या स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। उसमें पहली है प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया है, इसलिए वह अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने इस स्वतंत्रता की आलोचना की है और इसे जंगल की स्वतंत्रता कहा है, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाए कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में वही सुरक्षित रहेगा जो ताकतवर होगा। दूसरी है नागरिक स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी में कहें सिविल लिबर्टी। राज्य या देश के कानून द्वारा या संविधान द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे बोलने या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार बात करें आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी की, तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता का यह अर्थ भी है कि सभी लोगों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए और काम करने पर समान वेतन मिलना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता, अंग्रेजी में कहें तो पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और लोग शासन कामों में भाग केवल तभी ले सकते हैं जब उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए जाए। तो इस प्रकार राजनीतिक अधिकार क्या है? तो राजनीतिक अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पर्सनल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए, व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए जो केवल उसी से संबंध रखते हैं तथा जिनका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें व्यक्ति किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता है, यहां तक कि अपने माँ बाप की भी नहीं, जैसे खान पान, पहनावा, विवाह आदि। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वास्तव में धर्म व्यक्ति का निजी मामला होता है और वह अपने निजी मामले में किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता है। नैतिक स्वतंत्रता, जिसको हम मोरल लिबर्टी इंग्लिश में कहेंगे। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से सही गलत, धर्म अधर्म के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से सही गलत, धर्म अधर्म के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेशनल लिबर्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर किसी दूसरे देश का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में आइए बात करें हानि सिद्धांत की। यह बात स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध लगाना सही है और कौन सा प्रतिबंध लगाना सही नहीं। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि कौन यह तय करेगा कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल
ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत दिया है। जेएस मिल ने व्यक्ति के कामों को दो भागों में बांटा है, स्वयं संबद्ध कार्य। स्वयं संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है। वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है और दूसरों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि यह मेरा काम है और मैं इसे वैसे ही करूंगा जैसा मेरा मन चाहेगा, इससे आपका क्या मतलब? तो यह स्वयं संबद्ध कार्य है। जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना, विवाह करना, शराब पीना, ताश खेलने आदि कार्य स्वयं संबद्ध कार्यों में आते हैं। मिल का कहना है कि स्वयं संबद्ध कार्यों से या कार्यों में सरकार को या किसी बाहरी व्यक्ति को कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के अपने आप से होता है उन कार्यों में ना तो सरकार को और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को कोई दखलंदाजी करनी चाहिए। पर संबद्ध कार्य दूसरे कार्य वो बताता है। तो पर संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है जो इनको करता है, साथ ही दूसरे व्यक्तियों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनसे दूसरे लोगों को हानि हो सकती है उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जिनसे दूसरे व्यक्तियों को हानि हो सकती है उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। वास्तव में स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए खास होती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब इससे होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी छोटी हानि के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए सामाजिक बहिष्कार से भी काम चल सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। यदि किसी बहुमंजिली इमारत, जिसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, बहुमंजिली इमारत में कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में संगीत सुनता है और उससे इस इमारत में रहने वाले बाकी लोगों को असुविधा होती है, जैसे उनको बातचीत करने में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, तो इसके लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। यह एक छोटा सा नुकसान है जिसके लिए कानूनी दंड देना सही नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उस इमारत में रहने वाले बाकी लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें, उसका अभिवादन करना बंद कर दें, यानी कि उसकी गुड मॉर्निंग या गुड नाइट लेना बंद कर दें। मिल का कहना है कि किन्हीं कामों पर कानून के लिए या कानून द्वारा प्रतिबंध, किन्हीं कामों पर कानून द्वारा प्रतिबंध तभी लगाया जाना चाहिए जब वे लोगों के लिए गंभीर नुकसानदायक बन जाए। अन्यथा समाज की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी बहुत असुविधा उठा लेनी चाहिए। लोगों की अलग अलग जीवन शैलियां, अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए हमें तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लग जाए। लेकिन ऐसी सहनशीलता उन विचारों या कामों तक नहीं होनी चाहिए जो लोगों को खतरे में डालें या उनके प्रति जहर फैलाएं। नफरत फैलाने वाले विचारों और गंभीर हानि पहुंचाने वाले कामों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि ये स्वतंत्रता को ही नष्ट कर दे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी के प्रति नफरत फैलाई हो तो इसके लिए उसे आजीवन कैद की सजा देना ठीक नहीं है। उसे चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है और इसके बाद भी यदि वह नहीं माने तो उस पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, जैसे उसके सभा करने के अधिकार में कटौती की जा सकती है या बोलने के सार्वजनिक रूप से बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। एक और मुद्दा है और वो है स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक धारणा। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर बहुत कम नियंत्रण होता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में व्यक्ति जो चाहे कर सकता है और जो चाहे बन सकता है। इसमें व्यक्ति जो भी करे उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी ओर है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं,
तथा जिससे दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर काफी नियंत्रण होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वे इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। स्वतंत्रता से जुड़ा एक और मुद्दा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्रता है। कई बार कुछ किताबों पर इसलिए रोक लगा दी जाती है क्योंकि उनमें भगवान की निंदा की जाती है, जैसे सलमान रुश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस। इसी प्रकार आब्रे मैनन की पुस्तक रामायण रीटोल्ड पर भी रोक लगा दी गई थी क्योंकि इसमें भगवान की निंदा की गई थी। इसी प्रकार कई बार कुछ फिल्मों पर भी इसलिए रोक लगा दी जाती है क्योंकि उसमें समाज के गंदे रूप को दिखाया जाता है। कुछ साल पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में रहने वाली विधवाओं की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। इस फिल्म में वह विधवाओं की दयनीय स्थिति और पीड़ा को दिखाना चाहती थी कि किस प्रकार काशी में जो विधवाएं हैं जिनको छोड़ दिया गया है वहां पर, वो किस प्रकार का एक दुखी जीवन जी रही है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि इससे भारतीय समाज को, इन फिल्मों में भारतीय समाज को बड़े बुरे तरीके से पेश किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों के लिए बनाई जा रही है जो भारत की ऐसी ही छवि को देखना चाहते हैं। अतः यदि यह फिल्म बनी तो इससे भारत की प्राचीन नगरी काशी की बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी और बाद में वह फिल्म कहीं और जगह बनाई गई। इसी प्रकार मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी कुछ लोगों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। इस तरह के प्रतिबंध लगाना आसान है क्योंकि यह तत्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं। लोग एकदम से इसका विरोध कर देते हैं तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उस पर रोक लगा दो, तो इस प्रकार से वो उसकी एक तत्कालिक मांग को पूरा कर देते। लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लग जाते हैं तो हमें प्रतिबंध लगाने की आदत पड़ जाती, फिर हम हर चीज का विरोध करने लग जाते हैं। इसलिए प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्रतिबंध लगाया ही नहीं जाना चाहिए। सवाल यह है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और किस स्थिति में नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रतिबंध लगाने से जुड़ी एक दिलचस्प बात इंग्लैंड के बारे में। वहां जो भी व्यक्ति राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। यदि वह व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ देता है तो नौकरी छोड़ने के बाद वह राजमहल की राजनीति के बारे में ना तो कोई इंटरव्यू दे सकता है और ना ही किसी किताब में कुछ लिख सकता है। तो क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है? तो क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना नहीं? इस प्रकार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के बारे में अलग अलग सीमाएं मौजूद हैं और वह हम पर अलग अलग स्थितियों में लागू होती है। जब स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किसी सामाजिक, धार्मिक संगठन या सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता में इस प्रकार कटौती होती है कि उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छिपी होती है और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में एक अलग ही प्रकार का वर्णन किया है। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी मिलनी चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता उन्हें भी मिलनी चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं या हमें भ्रामक लगते हैं। अपने विचार के पक्ष में तर्क देते हुए J.S. मिल बताते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। कई बार जो विचार हमें गलत लगते हैं
वह इसलिए गलत लगते हैं क्योंकि उनमें सच्चाई छिपी होती है। इसलिए यदि हम गलत विचारों को प्रकट होने से रोक देंगे तो हम उसमें छिपी सच्चाई को भी नहीं देख पाएंगे। दूसरा मिल कहते हैं कि सत्य अपने आप पैदा नहीं होता है, बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज हमें गलत लगते हैं, वास्तव में वे सही विचारों को पैदा करने में मदद करते हैं। तीसरा मिल कहते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य हो। कई बार यह भी देखने में आया है कि जिन विचारों को किसी समय पूरा समाज गलत समझता है, बाद में वही विचार सत्य बन जाते हैं। कुछ समाज ऐसे विचारों को दबाने का प्रयास करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार करने योग्य नहीं, लेकिन यह विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। बात आती है स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए। तो स्वतंत्रता के बारे में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए देश में कई प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक देश में, और ये व्यवस्थाएं हैं, उसमें पहला नंबर पर आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात उस पर ना तो विधान पालिका का नियंत्रण होना चाहिए और ना ही कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वह सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर पाएगी जो नागरिकों की स्वतंत्रता को छीनते हैं। दूसरा है कि एक देश में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन में ही जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र में जनता के ऊपर शासन करने वाले अपने कामों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यदि जनता के प्रतिनिधि ठीक प्रकार से अपने कामों को नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में जनता इनको बदल देती है। इसलिए जनता के ये प्रतिनिधि कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे जनता की स्वतंत्रता छिनती हो, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा जो जनता की स्वतंत्रता को छीनता है तो लोग अगले चुनाव में उनको वोट नहीं देंगे। मौलिक अधिकार बनाकर भी लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है और जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है। यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती है तो वे न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। इसलिए नागरिकों के जितने मौलिक अधिकार होंगे उतनी ही नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होते हैं। कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता है। सभी व्यक्तियों को एक जैसे अपराध करने पर एक जैसी सजा दी जाती है। इसलिए इस व्यवस्था में अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है। अतः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक देश में कानून का शासन होना भी बहुत जरूरी है। स्वतंत्र प्रेस, समाचार पत्र, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रेस जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का भी स्वतंत्र होना जरूरी है। इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि ये स्वतंत्र होंगे केवल तभी ये सरकार के गलत कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और लास्ट है जागरूक जनमत। अपनी स्वतंत्रता के बारे में लोगों का जागृत होना जरूरी है। लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। लोगों को यह देखते रहना चाहिए कि सरकार कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे जनता की स्वतंत्रता छीनती हो। लिखित और कठोर संविधान। जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए संविधान का लिखित होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखित संविधान में ही साफ साफ लिखा होता है कि लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है और उसकी रक्षा के लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही संविधान का कठोर होना भी बहुत जरूरी है ताकि कोई भी सरकार उसे मनमर्जी से आसानी से ना बदल सके। धन्यवाद। नमस्कार।